खान जी अभी आए हैं। हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, यहाँ की जिला प्रमुख हैं। सभी बंधु जो ऊपर मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हो सब मेरे पिता छोटे बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं आज से नहीं 40 साल से आपके बीच में आता जाता रहा हूँ। सच में आज मैं इस कुमारिया की धरती पर उन लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस जनसंघ के पौधे को अपने खून पसीने से सींच करके बड़ा किया। वो बात साहब शंकरलाल जी तातेड़ हमारे बीच में नहीं रहे, अभी नाथूबा तातेड़ भी चले गए। नाथूलाल जी मोची हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, मोहनलाल जी तेली यहाँ एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, और सोहन जी वकील साहब अभी पीछे बैठे हुए है ना, कहीं है कि नहीं? हाथ तो खड़ा करो सोहन जी। अजय परिवार में सच में बंधुओं, मैं आपसे कुछ कड़वी बातें करता हूं। इस देश में राज किसका है? जनता का है ना, आपका है। ये कोई कहता है कि जनता का राज कांग्रेस का है, बीजेपी का है, बिल्कुल गलत। राज तो हिंदुस्तान के महात्मा गांधी की कृपा से जनता को मिला है। हम तो आपकी वोट की पैदा होने वाले 5 साल के मुनीम में इससे ज्यादा हमारी हैंकड़ी करें तो बेकार की बात है। आज अगर मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं तो जनता की वोट की पेटी से पैदा हुआ हूं, इसलिए हूं। दिया कुमारी जी आज सांसद है, दिल्ली में है, तो आपकी वोट की पेटी से पैदा हुई इसलिए सांसद है। इसलिए मैं माई बाप आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये जो वोट है ना, ये कोई तमाशा नहीं है, ये वोट कोई खेलकड़ियां नहीं है कि मर्जी है जिसका बटन ठोको और जिसका मर्जी जाए बटन टोपो। भगवान की भी एक प्रार्थना है आपसे, इससे मुल्क का तकदीर बनता है, इससे मुल्क का तकदीर फूटता है। ये काम किसको करना है? आपको करना है। हम अपना भाषण ठोक के चले जाएंगे, वो भी आएंगे अपना भाषण ठोक के चले जाएंगे, लेकिन मुल्क के मालिक यार ताकड़ी के तराजू के तारड़े में दोनों को रख करके ईमानदारी से तोड़ कि क्या कांग्रेस है और क्या बीजेपी है। जब तक इन दोनों की फर्क नहीं समझोगे दोस्तों, तब तक इस लोकतंत्र का सम्मान नहीं हो पाएगा। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है। मैंने आज शंकरलाल जी साहब को इनको याद क्यों किया कि उस जनसंघ के दीपक को जलाने वाले वो लोग जिन्होंने जिंदगी भर तक गालियां खाई, जिंदगी भर तक भाटे खाए, लोगों का हुर्राटिया सुना, जाजम पे आदमी नहीं बैठता था, जाजम न उड़ जाए थे 2-4 को बिठाते थे, कोई सुनने को आता नहीं था, हम चिल्लाते रहते थे और भाषण देकर जाते तो लोग पूछते भाया करने उड़ाया, और मनक तो है ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मनक ने नहीं उड़ाया पर अने दीवाला पे ठोक न जाए दूं। आज नहीं कल दीवारों भाटो बोलेगा कि हम जो कह रहे हैं जनसंघ वाले वो बात सच है और सच है, आज प्रमाणित करके दिखाया। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो देश के लिए काम करते हैं। हम किसी नेता की चाकरी करने के काम नहीं करते हैं, हम कोई सरकार के घोड़े नहीं हैं। हम इन नेताओं के चाकरी करते हैं, रोटी इनके घर से नहीं आती है, हम अपनी मेहनत का कमा के खाते हैं, लेकिन हम इस भारत के बेटे हैं। भारत का मान और सम्मान जिसमें बढ़े उस और हमें जाना चाहिए और जाना चाहिए। कांग्रेस इतनी अच्छी बड़ी पार्टी थी ना, आपके और मेरे पिताजी भी कांग्रेस को वोट देते थे। मैं भी बचपन में कांग्रेस का झंडा लगा करके कांग्रेस की 2 बैलों की जोड़ियों पर नारा लगाता था ना, तब कांग्रेस को दूसरी थी। आज कांग्रेस लुटेरे, चोर, बदमाश, देशद्रोहियों को पनाह देने वाले लोगों की कांग्रेस बन गई। दोस्तों, ये वोट तनसुख जी का और दीप्ति के बीच के नहीं जाएगा, ये वोट उसको जाएगा, उस पार्टी को जाएगा जिस पार्टी ने, आपने देखा होगा, अपना नारा याद होगा ना, क्या नारा लगाया था जेएनयू में? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है। ये कातिल कौन था दोस्तों?
दिमाग खोल के सुन लेना, वोट तो तुम्हारी मर्जी हो जिसको दे देना, लेकिन अगर मुल्क बर्बाद हो गया ना तो तुम्हारे 4 बजे को लेकर के हिंद महासागर में डुबकी लगाना। याद रख लेना, मेरे बात को कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो यार। ये नारा कोई 10-20 साल पहले नहीं लगा है, ये अभी नारा लगा है, अभी नारा लगा है। और कौन सी यूनिवर्सिटी में? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, जहाँ हिंदुस्तान का टैलेंट तैयार होता है, उस टैलेंट में ये नारा लगाया है ना। अभी तक हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है। ये कौन था भैया? ये वही था ना जो पार्लियामेंट पे फोड़ने गया था बम लेकर के। ये वही टीम थी ना जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट उड़ाने के लिए गई थी। ये तो भारत माता का पता नहीं क्या सौभाग्य है कि माँ की कोख से ऐसा कोई बहादुर बच्चा पैदा हो जाता है जो मुल्क की हिफाजत के लिए मर जाता है लेकिन दुष्टों को धराशायी कर देता है। अगर ये सारे के सारे बंदे बाहर नहीं मरते और अंदर चले जाते और हिंदुस्तान का पार्लियामेंट बम से फूट जाता तो तुम और मेरा काला मुंह, हम 100 साल तक काला मुंह नहीं धो पाते। याद रख लेना। उसको नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, भारत तेरे टुकड़े होंगे आज कह रहा है, और उसके लिए कौन जाता है? ये पप्पू जाता है उसकी तरफदारी करने के लिए। ये कौन है पप्पू? ये पप्पू कौन है? ये कांग्रेस पार्टी का नेता है कि नहीं? आज जिसके पीछे सब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं, उस पार्टी की बारात में जाना चाहते हो क्या? मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। मैं वोटों की खेती पकाने के लिए तुम्हारे बीच में नहीं आया हूं। मैं आपको सावधान करने आया हूं कि अगर समझने की हिम्मत है तो समझो। इस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को जिस हालात में पहुंचाया, उस पार्टी का चाहे वो धन्ना सेठ हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो तनसुखी हो, जाएंगे तो उसी की बारात में कि नहीं जाएंगे? तो देशद्रोहियों की बारात में जाने वाले को वोट देना तुम्हारे दिमाग का ठीक है क्या? ये सवाल खड़ा कर रहा हूं। ये तो चला जाएगा चुनाव और कल हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, जीतने वाला जीत जाएगा और हारने वाला हार जाएगा। लेकिन ये वोट कहाँ जाएगा? उस पप्पू के पास जाएगा। उस पप्पू के पास जाएगा जिस पप्पू की पार्टी ने हिंदुस्तान के कश्मीर में 40,000 आपके और मेरे माँ के बेटों को पत्थरबाजों ने मारा है। एक दो ने नहीं। याद रखो, उन माँ बाप को पूछो कि तुमने अपना बच्चा जो कश्मीर की हिफाजत के लिए सुपुर्द किया था, इन 70 साल में कितने बच्चों को इन पत्थरबाजों ने मारा है, देशद्रोहियों ने मारा है। इनको पनाह देने वाला कौन था? अब तक ये क्यों पनप रहे थे? लेकिन ये तुम्हारी वो दीपक वाली पार्टी थी जिसका नेता नरेंद्र मोदी बना। उसने 370 समाप्त किया, 35 समाप्त किया, और सारे के सारे पत्थरबाजों को बिल में घुसेड़ा कि नहीं घुसेड़ा? आज कोई पत्थरबाज से मरता हमारा बच्चा? आज हमारी सेना को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम चला के तो गोली मत मारना, लेकिन अगर सामने वाला एक मारे तो सारे को 10 ठोक देना। मैं नरेंद्र मोदी बैठा हूं, चिंता मत करो। और इसलिए सारे दरिंदे आज घुसे नहीं घुसे हैं। आप उस पार्टी की बारात में जाना चाह रहे हो? ये सोच करके एक सड़क नाली बन जाएगी। अरे सड़क नाली को चाटेगा या मुल्क को बचाएगा? समझने की कोशिश कर। मैं बहुत गुस्से में आ गया हूं, माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन दोस्तों, इस धरती से प्यार करो। हमारे माँ बापों ने, हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टूंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था? किसके लिए गया था? इसको समझ में आता है कि नहीं? उस पार्टी के साथ जाने की तुम सोच रहे हो जिस प्रकार की बात करते हैं ये लोग। आपने देखा जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 साल में लाखों हमारे पूर्वज जो है ना बलिदान हुए हैं। किसके लिए? राम मंदिर के लिए। क्या लड्डू खाने गए थे वो वहां? अरे तुम्हारे और मेरा राम आस्था का केंद्र है।
मरे तो भी राम और जिंदे हो तो भी राम कहते हैं, नहीं कहते यार। अगर कोई आदमी खोटा काम करता है ना तो गांव की बूढ़ी माँ क्या कहती है, इसका राम निकल गया, इसका राम निकल गया, इसलिए इसने किया। उस राम को हिंदुस्तान में 500 वर्षों तक जिस हालात में रहना पड़ा, अरे देश की आजादी के बाद कांग्रेस तू नहीं कर सकती थी क्या ये राम मंदिर का निर्माण? क्या मैंने, नरेंद्र मोदी ने किया क्या? नहीं, ये कोर्ट ने किया। कोर्ट ने, ये कोर्ट से तुम नहीं करा सकते थे। ये कोर्ट से जो काम हमने किया, कोर्ट ने दोनों को सुना, दोनों के डॉक्यूमेंट देखे, दोनों के तर्क देखे और तर्क देखने के बाद फैसला किया कि हाँ, भगवान राम यही अयोध्या में पैदा हुआ है। इस फैसले के कारण से आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। दोस्त, ये राम का मंदिर बनाने वाला कौन बंदा है? ये आपके वोट की पेटी से निकला हुआ नरेंद्र मोदी है कि नहीं है? ये पिछली बार भी हो सकता था। नहीं, आपने कई बार मुझे पूछा गांव में जब वोट से भाषण देता था, भाया वो ईंटा ले गया, बटक गया? आप पूछते थे? नहीं पूछते थे। हम कहते सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेसी भाषण देता था कि नहीं देता था? राम धर्म से बोलो यार, यही पूछता था ना, तारीख नहीं बताएंगे। ये कहता ये राम जी का मंदिर बन सकता था, लेकिन ये कांग्रेस के नेताओं ने एफिडेविट दिया कि राम कपोल कल्पित है, राम कपोल कल्पित है, राम जी का सेतु बना है, ये कोई एविडेंस नहीं मिलती है। ये दुनिया के सब लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने गए थे तो ये पुल बना था, जिस पुल से सेना को पार किया था। दोस्तों, उस राम के बारे में भी ये क्यों जिंदा रखना चाहते हैं इस अयोध्या के झगड़े को? क्योंकि हिंदू और मुसलमान लड़ते रहेंगे। यहाँ के मुस्लिम नेता भी मेरे पास बैठे हैं, लेकिन ये झगड़ा मौजूद रहेगा। जब तक नहीं होगा तब तक वोट की खेती पकती रहेगी, बिना मेहनत के हमारे वोट जेब में आते रहेंगे और हिंदुस्तान की राजनीति चलती रहेगी। अब समझ में आया लोगों को कि हकीकत कुछ दूसरी है। मैं एक छोटा बच्चा था जब मेरे गाँव में, तब मेरे गांव के मुसलमान के मन में इतना आपस में विद्वेष नहीं था। मेरे छोटे भाई को गोद में उठा के ले जाता था, सामने की दुकान से गोली दे करके वापस घर पे छोड़ के जाता था। पर इन हत्यारों ने, वोटों के भिखारियों ने हिंदू और मुसलमान के हाथ में लठ पकड़ाकर हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया। आज ये बात मुसलमान को भी समझ में आ रही है और बंगाल के लोगों को भी समझ में आ रही है। ये केवल हमको भड़का कर हमारा उल्लू सीधा करने का काम करती है, लेकिन सच में हमारे बारे में कोई प्रोग्रेस की बात या हमारी तरक्की की बात नहीं करती। आपने देखा होगा इस कांग्रेस का रवैया, कांग्रेस का रवैया रहा था ना, हमने एक कानून में संशोधन किया था, नागरिक संशोधन कानून। ये नागरिक संशोधन कानून क्या है दोस्तों? ये कानून ये था जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे, जिसमें हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, जैनी भी थे, इनको अपना घर बार छोड़कर, अपनी पूंजी छोड़कर, अपनी धन दौलत छोड़कर, अपना कारखाना छोड़कर, अपनी माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए भिखमंगे की तरह से तेरे दरवाजे में आकर के हिंदुस्तान में शरण ले ली। 20-20 साल से पड़े हुए फुटपाथ के ऊपर ठंड में ठुठुरता है उसका बच्चा, उसको सोने के लिए कमरा नहीं मिल सकता है क्योंकि वो नागरिक नहीं है, इसलिए उसको जमीन का टुकड़ा नहीं मिल सकता, उसको नौकरी नहीं मिल सकती। उसको लाइट नहीं मिल सकती, उसको नौकरी नहीं मिल सकती, वो कहीं छोटा पान का गल्ला नहीं लगा सकता। उस व्यक्ति को केवल यह कि कम से कम उसको भी नागरिकता के कारण से ये सब जीवन की सुविधाएं मिल जाए। आप लोगों को नहीं लगता, आप में से जो लोग आए हो ना पाकिस्तान छोड़ करके, उनको पूछो क्या हाल है। यहाँ भले मेरे मुस्लिम नेता पूछे, पर मैं इनको भी कह रहा हूँ, घोड़ा इतना गहरा है कि अंदर से पुल बनाता है। जब देश का बंटवारा हुआ था तब 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, 23%। आज कितने हैं? 2% हिंदू है। सोच, क्या मर गए या जमीन खा गई या हिंद महासागर में डूब गए? गए कहां? क्या तमाशा हो रहा है? और यहाँ के बाद तुमको जाने के लिए हिंद महासागर का खाड़े के अलावा कुछ है क्या? इस ढंग से कांग्रेस जिस तरीके से जा रही है, पप्पू जिधर जा रहा है,
ये पप्पू की पार्टी जिधर जा रही है उस खड्डे में ले जाना चाहते हो देश को, या उस देश के बहादुर प्रधानमंत्री की तरफ उसकी मजबूती देना चाहते हो जिसने इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की नहीं की? राम तरह से बताओ। जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाता है उसको तो आप बारात में नहीं जाते हो, और जो हिंदुस्तान को बर्बाद करता है, आतंकवादियों के हाथों में सुपुर्द करता है, हिंदुस्तान में बम यहाँ फटता है, कभी बस में फटता है, कभी ट्रेन का डुब्बा उड़ता है, कभी गिरजाघर उड़ता है, कभी मस्जिद उड़ती है, कभी मंदिर उड़ता है। ये क्या तमाशा चल रहा था रे? ये हत्यारे कौन बन पा रहा था यहाँ? लेकिन ये तुम्हारा काका जी जब से आके बैठा ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, इसने सबको ठिकाने किया नहीं किया? किया नहीं किया? राम धर्म से यार, ये वोटों की खेती को केवल सड़क नाली से मत जोड़ना, दिमाग को ठिकाने रखकर काम करना। अगर तुमसे गलती हो गई ना और उस आदमी का दिल तोड़ दिया जो तो सवेरे से शाम तक काम करता है, मेरी 40 साल की राजनीति है लेकिन मैंने ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है जिसने 7 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली दोस्तों, एक दिन की छुट्टी। एक दिन किसी जगह नहीं गया यार, न हिल स्टेशन गया, न बुखार चढ़ा। गुलाब चंद जी को भी जुकाम होता है, तबीयत खराब हो जाती है, नीचे कहला देते मंत्री जी के आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बंदे को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है कि नहीं है? तो बोलो यार, है ये जो काम कर रहा है ना, वो ईश्वरी शक्ति इससे काम करा रही है, ईश्वरी शक्ति। ऐसे आदमी को मदद नहीं करोगे यार। जो बंगाल हमारा नहीं था ना, वो बंगाल आज उठ रहा है नहीं उठ रहा है? राम धर्म से दिखो। ऐसी पार्टी का सहयोग नहीं करके उनके साथ जाना चाहोगे जिन्होंने देश को खोखला कर दिया और देश को जलाकर राख कर दिया, उन लोगों के साथ जाना चाह रहे हो? समझना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं इस कांग्रेस के फोड़े से अपने आप को इतना दुखी। हम जब आपके यहाँ भाषण करने आते थे ना, लोग हमारा तमाशा करते थे, मजाक करते थे, पर हमने कहा नहीं, हम सही रास्ते पर हैं। हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, किसी नेता की चाकरी के लिए जिंदा नहीं है। हमने इतने साल तक यह झक नहीं मारी है, हमने इन तकलीफों को इसलिए नहीं देखा है, हमने कुछ सोच समझ करके काम किया है दोस्तों। सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जो कांग्रेस जला दे उसको तुम वोट दोगे ना? तुम्हारी गांव की ये जो नाली है ना, इसको जोर से ठोकर मारो ना तो साले अंदर से रेतड़ा बोलेगा, मैं यहाँ रेतड़ा बैठा हूं। ये हत्यारा पैदा किसने किया रे? देश की आजादी के लिए मरने वाले लोगों को इतना नीचे क्यों गिराया रे? इस हिंदुस्तान के ही तो बच्चे थे जो फांसी पर भी वंदे मातरम कहते हुए लटक जाते थे। ये पता नहीं था पर देश आजाद होगा। वो आज आपने देखा होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने वर्षों तक उस अंडमान की जेल में झकाटी थी क्या? वहां कोलू के अंदर बेल की जगह बंद करके उन्होंने अपने खुले बदन पर हंटर किसके लिए खाए थे रे? मुल्क बनाने के लिए खाया था या लूट करने के लिए खाया था? सारे देश को कांग्रेस ने 70 साल में लूटखोर बना दिया और उसमें उस बच्चे का दोष नहीं है। आप और मैं तो पटवारी को गाली देते हैं, पटवारी जी पैसे लेते हैं, तहसीलदार साहब लेते हैं, थानेदार साहब लेंगे। जिसका बाप चोर होता है उसकी औलाद चोर पैदा होती है। बाप का दोष समझते हुए किसका दोष निकाल रहे हो? अरे तुम उन हत्यारों को मारो ना, चाहे मेरी पार्टी का भी कोई नेता चोर खड़ा हो जाता, मारो सालों के वोट की पेटी में, सौगंध एक दिन आता तुम्हें। क्या कर रहे हो? जिस तरह से लूटखोरों ने तमाशा मचा रखा है और हेकड़ी करते हैं। आए के हेकड़ी कर रहे हो भाई? मैं हमेशा कह रहा हूं, मेरे को खाचरियावास जी ने कहा मैं बहस करना चाहता हूं। मैंने कहा तू पहले हमारी पार्टी में था, आधे दिन बाद अब इधर आया, तू मेरे से क्या बहस करेगा? अगर बहस करे तो कोई 40 साल का पुराना आदमी भेज, ताकि मैं तेरा पट्टा खोल के रख दूं कि तुमने 40 साल में हिंदुस्तान को दिया क्या है। दोस्तों, ये खजाना किसका है? गुलाब चंद कटारिया का नहीं, न नरेंद्र मोदी का खजाना है, न ये वसुंधरा जी का खजाना है, न गहलोत साहब तुम्हारा खजाना है, न मनमोहन सिंह तुम्हारा खजाना है। खजाना तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ गरीब लोगों के टैक्स के पैसे का खजाना है। दोस्त, तुम्हारे खजाने में हम इतना काम कर सकते हैं और तुम साले काम क्यों नहीं कर पाए रे? क्योंकि तुमने टाका मार का धंधा किया ना। ऐसा तो वही था, जनता का था, जो हमने था, जो हमारे पास कौन सा नया पैदा हुआ।
हमने कोई रोकड़ा खंकेरा क्या जहां से नोट पड़े जो हमने काम करा दिया? ऐसा तो वही है भैया, समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये जनता का दिया हुआ पैसा है ना, ये मुनीम खर्च करता है, और अगर मुनीम चोर हो जाए ना, ये दुकान का दिवाला पिटेगा नहीं पिटेगा? ये दिवाली पे हिसाब इसीलिए मिलाता है कि दुकान पे मुनीम जी ने रहे, वो अगर कमा के दिया ना तो मुनीम जी की तनख्वाह बढ़ती है, और अगर उसके बाद उसने अंदर टाका मारा ना, घाटा हुआ तो मुनीम जी का काला मुंह करके निकालता है नहीं निकालता है? हे मुल्क के मालिक, तेरे खजाने के पैदा किया तेने वोट की पेटी से, जिस हत्यारे ने इस पैसे को बेईमानी से लूटा है उसका काला मुंह करके निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? बताओ यार, क्या तमाशा हो रहा है। मुझे बहुत दुख है, मैं राजस्थान की विधानसभा में कई बार सवाल जवाब करता हूँ, कोई इधर और गोली गप्पे गाली गप्पे करके निकल जाता है, बात का जवाब कर नहीं देता। मैंने इनको पूछा तुमको वोट कितने ज्यादा मिले, हेकड़ी क्यों कर रहा है? केवल और केवल पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को 50,000 वोट ज्यादा मिले। कितने? 50,000 वोट। पोलिंग स्टेशन कितने? 52,000। बहुमत मिला नहीं। तुमने इधर उधर को भेरे करके और सबके गुड़ लगा दिया, नीचे आओ आओ लड्डू मिलेगा यहाँ आओ, वो सब आ गए, अब रो रहे हैं सब। रो रहे नहीं रो रहे? मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं, इस चुनाव के परिणाम आने के बाद और हारने के बाद ये जाएगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दोस्त, क्योंकि इनके अंदर ही आपस में इतने माथे भिड़ रहे हैं। आपने उसे पायलट ने कितनी मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा किया नहीं? पिछली बार इनके 21 ही तो मेंबर बच गए थे विधानसभा में, 21 नमूने, और ये देवता भी बैठा था पूरे 5 साल तक। अगर इसने मुंह खोला हो और 5 शब्द भी राजस्थान की जनता के लिए आज का मुख्यमंत्री बोला हो तो रिकॉर्ड निकाल के बता दो। उसको वोट देने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, क्या हो रहा है यार तमाशा? एक शब्द नहीं बोले विपक्ष में बैठ करके, और वो मेहनत करके किसी तरह से तुम्हें बहुमत में और सरकार में लावे तो उसको निकम्मा, नाजोगा और पता नहीं कपड़े प्रेस का पहनता है, अंग्रेजी बोलता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो। तुम पार्टी चला रहे हो, मजाक कर रहे हो। वो अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, गाड़ी बम फटेगा, ये इस बम को कोई नहीं रोक सकता दोस्त। ये बम फटेगा, ये बम फटेगा, और ये सारे लोगों को समझ में आ रहा है, ये सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि किस प्रकार की 2.5 साल तक ये जो 2-2.25 साल निकले, 3 बजट पेश हो गए, 3 बजट। किरण जी आपके यहां से, ये किरण जी भगवान की प्यारी क्यों हुई बताओ? अगर ये कोटा में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए नहीं जाती तो क्या कोरोना होता? किसके लिए गई थी वे? इस भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए गई है, और वहां से कोरोना होने से भगवान की प्यारी हो गई। क्या उसका मान और सम्मान करना भी तुम्हें नहीं आता? जो पार्टी के लिए अपने आप को बलिदान करती है उसको मदद करोगे या उसके साथ छल करोगे? बात करते हुए कोई कर सकता है ऐसा? पार्टी के लिए जिस प्रकार से उसने आगे बढ़कर के काम किया यार, यानी 4 से लेकर के आपके यहाँ से MP से लेकर 3 बार तो विधानसभा में रही। मेरे हिसाब से महिला ये पहली होगी जिसने हर विधानसभा का गांव हर शनिवार और रविवार को आपके बीच में, मरण में, मौत में, सुख में, दुख में, हमेशा वो आपके साथ आई नहीं आई है? जो यार आपके मरण में, परण सब में आती है। अगर वो यहाँ से 5 साल के लिए चुनी गई थी और भगवान ने उससे आपसे छीन लिया तो 2.5 साल तो उसके हक का बाकी है कि नहीं यार? राम धर्म से बोलो यार। तो क्या 2.5 साल तक उस भारतीय जनता पार्टी को मदद करके उस किरण जी को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हो? क्या हो रहा है? क्या है? आप ये सोचे जैसे हमारी काका जी का कजावर बिगड़ना जो हम रोते फिर रहे हैं। बहुत दुख होता है मुझे इस बात। अरे ये मुल्क तुम्हारा भी है, मेरा भी है, ये किसका है? ये आपका, हमारा सबका है ना। इसकी हिफाजत करना आप लोगों को गलतफहमी है। मैं पुलिस वालों को 10 साल तक मैंने ये गृह मंत्री इनको मैंने चलाया और इनके साथ सहयोग किया है। मैं आज भी दावे के साथ इनका मन टटोलोगे ना तो 100 में से 80 ये आपके पक्ष के लोग मिलेंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ बदसलूकी नहीं की।
इंसानियत के नाते जो कुछ भी कर सकते थे इनका, वो मैंने करने का प्रयास किया है गृह मंत्री के नाते। अब ये भले ही कितना भी चलावे, लेकिन कोई चलने वाला नहीं। तो माइंस मिनिस्टर साहब को यहाँ बिठाया है, उस माइंस मिनिस्टर साहब के वहाँ रोज वहाँ जो भरत सिंह जी है ना, वो पूरा चिट्ठा खोलते हैं उनका कि भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है तो ये माइंस मिनिस्टर साहब है। वो कितने दिन रहने वाले जो तुम डर रहे हो रे यार, भले आदमी, कमाल हो गया है। क्या हो क्या रहा है? अब कह रहे हैं ये करेंगे, तो 2.5 साल तक क्या रो रहे थे? गुलाब चंद कटारिया तो अभी तक जिंदा है, इसलिए मेरे यहाँ काम नहीं हो सकता, मुझे भी मरना पड़ेगा काम के, ताकि मेरा चुनाव होगा तब ये भी करेंगे, ये भी कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस ने जिंदगी भर तक ये कोर्नी के फूल लगाकर वोट लेकर के ठग करके चले गए, किया कुछ नहीं। 10 दिन में कर्जे माफ करने की बात कही थी, हो गया था ना। अब आप अगर वोट दोगे इन हत्यारों को तो 10 दिन वाला पक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहाँ हो गया? कमाल करते हो यार। इस बेरोजगार नौजवान 3500 रुपए मिलेगी या नौकरी मिलेगी, भाषण सुना नहीं सुना? वो 3500 रुपया कहाँ है? मैंने विधानसभा प्रश्न किया तो इनका उत्तर आया कि 1,60,000 बच्चों को ही मिलेगी ये स्कॉलरशिप। मैंने कहा क्यों? जब भाषण दिया था तब तो कहा था सब बेरोजगारों को देंगे, ये तो 15 लाख तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखे हुए दो। नहीं साहब, 1,60,000। मैंने कहा पहले की सरकार ने कितना दे रखा था? 85,000। तुमने क्या नाल किया है 2 साल में? 75,000। ये है। इस हकीकत को समझो, और नौजवानों तुम भी समझो, ये केवल और केवल तुमको मूर्ख बनाकर वोट ठगने का धंधा करती है। ये जितने भी संविदा पे लगे हुए बच्चे हैं, 1-2 नहीं है, 3 लाख बच्चे लगे हुए हैं। कितने? 3 लाख। इन सबको गुड़ लगाया था कि हमारी सरकार आएगी सबको पक्की नौकरी करेंगे। अब 2.5 साल तो हो गया, अभी तो पक्की कहाँ है? एक कैबिनेट का मंत्री बना करके कल्ला जी को कमेटी जरूर बना दी, न तो साला निर्णय करता है न ना करता है, बच्चा आता है। ऐसे लोगों को वोट देने का मानस बनता है, कमाल है। इतने भी बढ़िया तंसुकी हो, तंसुकी आप ऐसी बारात में जा रहे हो जो बारात सर्वनाश की ओर ले जा रही देश को। इसलिए खबरदार, मैं आप सबको खबरदार करके जा रहा हूँ। अगर भगवान ने जिंदा रखा तो फिर 2.5 साल बाद तुम्हारे बीच में खड़ा होऊंगा। ये तो देश का सौभाग्य है यार, आज देश का ऐसा प्रधानमंत्री बन गया है जिसने सारे के सारे दुश्मनों को ललकार करके कहा है। एक तरफ चीन भेटी मार रहा है, एक तरफ पाकिस्तान भेटी मार रहा है, और ये बहादुर अपनी फौज की ताकत के आधार पर भजीड़ा दे करके उस साले चीन को भी घुसेड़ा कि नहीं घुसेड़ा? जो देश की हिफाजत करे, देश की फौज को बहादुर बनावे, देश की फौज की ताकत बढ़ावे, मुल्क को सुरक्षित रखे, उस बारात में तो जाओ नहीं। और जिन्होंने देश को खोखला किया, अब आप लोग नाराज होते हो कि ये करेंसी बंद कर दिया, एक रात में सब नोट बंद हो गए। ये किसकी कमर टूटी? उन देशद्रोहियों की कमर तोड़ी। समझ में आता है कि नहीं? जो बाहर के विदेशी पैसे के आधार पर हिंदुस्तान में गुंडागिर्दी करके देश को तबाह करने का काम कर रहे थे, देश में नक्सलाइट पैदा कर रहे थे, माओवादी पैदा कर रहे थे, देशद्रोही पैदा कर रहे थे, उनको मारने के लिए कमर पर एक मारा तो साले सब ठिकाने हो गए कि नहीं हो गए? या जो आदमी आपके लिए काम करता है, गैस का चूल्हा देगा तो वो देगा, शौचालय बनाएगा तो वो करेगा, गांव-गांव सड़क पहुंचाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचाएगा, हर घर को बिजली का कनेक्शन देगा तो वो देगा, है ना। सारे हिंदुस्तान में 10 करोड़ किसानों को पहली बार हर 3 महीने में 4 महीने में 2,000 रुपया खाते में डालता कि नहीं डालता? पहले बांटने वाला आता, वो टिकटी लगाता था नहीं लगाता? राम धर्म में बोलना, छोटा सा पैसा देने आता तो भी साला शाम को थैला भर के ले जाता था ना। वो चाहे आपका भाई हो चाहे मेरा भाई हो, चाहे वो तहसीलदार साहब चाहे एसडीओ साहब आते हो, थैला भर के ले जाते हैं। इस आदमी ने जनधन के खाते खुलाकर आपका पैसा हेठ आपके खाते में पहुंचा दिया। इस ईमानदारी को लाने वाले व्यक्ति को तुम मदद करोगे या नहीं करोगे? आप सोचो, थोड़ा सोचो। और ऐसा मत मानो यार हम ही फालतू ठाड़ रहे हैं जो फिरते फिरते। हमारा काका जी, क्या ये अगर जीत जाएगी तो दीप्ति क्या मेरे को पेटियां भेजेगी घर पे? मैं इसकी रोटी खाऊंगा, जिंदा रहूंगा? अरे मैं देश के लिए काम करता हूँ दोस्तों। और आपको भी कहता हूँ, अगर आज मेरी पार्टी अच्छी है, मेरा नेता अच्छा, तो मदद करो। कल अगर हम भी इसी रास्ते पर चले जाएं तो सारे इसको वोट की पेटी में, चाहे वो बीजेपी हो, इस हत्यारे को भी मार के देश को बचाओ दोस्तों, देश को बचाओ। इस बात का प्रण लो।
सब लोगों का एक जिम्मेदारी है, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चुनाव को इस तरह से लड़े और लोकतंत्र को मूल्यों के आधार पर खड़ा करें, ये झूठे झूठे आश्वासन के आधार पर खड़ा नहीं करें, है ना। ये सारा का सारा झूठ का फरेब का धंधा चल रहा है, इसको मोड़ना पड़ेगा। और ये जो धमकियां वमकियां है ना, घबराने की जरूरत नहीं यार, काहे को घबराते हो। मैं आपको सही कह रहा हूं, अगर आपने परिणाम गच्छ लाके दिया ना, तो ये तो दिन गिनने वो सब तैयार बैठे, उनकी फौजी याद नहीं, कोई इस होटल में बंद, कोई उस होटल में बंद, कोई यहाँ गाता है, कोई वहां गाता है, ये क्या है। और एक ही हेलीकॉप्टर में बिठा के लाते हैं तो आपको बता सब एक है, एक नहीं, अंदर आग लग रही है बाबू, आग लग रही है। ये तो बेकार की बातें हैं, इसलिए आप सब होशियार रह करके ये प्रयत्न करो कि ईमानदारी से अच्छे लोकतंत्र को बनाने के लिए वोट भी अच्छे लोगों को डालोगे तो अच्छी पार्टी को ताकत मिलेगी। अगर गलत लोगों को वोट डालोगे तो गलत लोगों की ताकत बढ़ेगी। इस कांग्रेस का सफाया हो रहा है, ऑल आउट होने की स्थिति में आ गए। तो आपने सोचा होगा सूरत जैसी महानगर पालिका, एक भी कांग्रेस का नमूना वार्ड पार्षद नहीं जीत सका दोस्त, एक भी वार्ड पार्षद। समझ में आता है कि कैसा सफाया हो रहा है। ये कर्मों से हो रहा है, तुम्हारी गलत नीतियों से हो रहा है, तुम्हारी गलत नेताओं के कारण से हो रहा है, तुम्हारे आचरण और व्यवहार से हो रहा है। अगर ये गलती बीजेपी भी कभी करेगी तो इसकी भी यही दुर्गति होगी। जनता किसी की नहीं होती है। ईमानदारी से देश को खड़ा करना आपका मेरा दोनों दायित्व है। और इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करने के लिए, आपके वोट लेने के लिए नहीं आऊं। अगर मेरी बात में कुछ दम है तो आप भी कल से फील्ड में लगाओ और एक एक व्यक्ति को समझा करके भारतीय जनता पार्टी का कमल को वोट देकर दीप्ति को जीताए। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जिस तरह से कांग्रेस की विफलता को और भारतीय